Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह हैं: डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आज के क्वेश्चंस में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। इनमें सबसे पहले है सेंट्रीपिटल फोर्स, a force which compels a body to move in a circular path। ऐसी फोर्स जो किसी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ पे m मास ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और r रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Force on a moving charge in a magnetic field। स्टूडेंट्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करे तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के इक्वल होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट हैंड रूल, पाम रूल। स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल को डिफाइन करते हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज, द थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स F इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द राइट हैंड पाम। स्टूडेंट्स, फिगर के मुताबिक अगर आप दाएं हाथ की उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें, दाएं हाथ के अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्लेस करें, परपेंडिकुलर ऑन द पाम, आउट ऑफ द पेज और आउट ऑफ द पाम, पॉजिटिव मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फिर रिवाइज करते हैं। परपेंडिकुलर ऑन द पाम, अवे फ्रॉम द पाम, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। परपेंडिकुलर ऑन द पाम, इनटू द पाम, नेगेटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, डॉट आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और क्रॉस का सिंबल इनटू द पेज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का सिंबल यूज किया जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। और इसी तरह अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज किया जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। टॉर्क। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म के इक्वल होता है और मूवमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है। कपल। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी फॉर्म अ कपल। स्टूडेंट्स, अगर किसी एक ही बॉडी के ऊपर उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर दो फोर्सेस इस तरह एक्ट करें कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो ये फोर्सेस कपल बनाती हैं। कपल आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। कपल ऑफ फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कपल आर्म कहा जाता है।
force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी जिसमें से करंट I पास कर रहा हो, जिसकी लेंथ L के इक्वल हो और जो मैग्नेटिक फील्ड B में पड़ा हो, तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B के इक्वल होगी। राइट हैंड रूल के मुताबिक ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ E बाई M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड की। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के बाद ये हमारे लिए आसान हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर सकें। इलेक्ट्रॉन का मास हम कब कैलकुलेट कर सके? जब मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसके लिए फिलामेंट को हीट अप करके इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से गुजार कर एक्सेलरेट किया जाता है, जिसे वो वेलोसिटी v से मूव करते हैं। Let a narrow beam of electrons is moving with constant speed v be projected at right angle to non-magnetic field directed into the plane of paper. स्टूडेंट्स, फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन बीम जो कांस्टेंट स्पीड v पे मूव करते हुए इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होती है। स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होता है। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज को माइनस E से रिप्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस E इंटू V क्रॉस B के इक्वल होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप दाएं हाथ की उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें, दाएं हाथ के अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्लेस करें, तो फिर परपेंडिकुलर ऑन द पाम अवे फ्रॉम द पाम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलर ऑन द पाम इनटू द पाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम राइट हैंड रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखें तो वो डाउनवर्ड बनती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ की बजाय कर्व पाथ के ऊपर मूव करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड होगी, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ की बजाय इस फोर्स की वजह से कर्व पाथ के ऊपर मूव करेगा। इस तरह ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ के अंदर मूव करवाते हुए इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फिगर से देखा कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये फोर्स सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं, इस वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस E इंटू V क्रॉस B के मुताबिक हमारे पास F इज इक्वल टू EVB साइन थीटा के इक्वल आती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होते हैं, इस वजह से इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री प्लेस करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है F इज इक्वल टू EVB साइन 90 डिग्री।
जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाती है F इज इक्वल टू EVB, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू EVB के इक्वल है। इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि mv²/r के इक्वल है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास EVB के इक्वल है और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास mv²/r के इक्वल है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो v से v का स्क्वायर कैंसिल होता है। हमारे पास इक्वेशन आएगी EB इज इक्वल टू mv/r। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो E/m हमारे पास v/br के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, b स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और r रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 में वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b और रेडियस r की वैल्यूज को पुट करके E/m कैलकुलेट की जा सकती है। चूंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉन वैल्यू का है, इस वजह से इक्वेशन नंबर 4 में वेलोसिटी और रेडियस r की वैल्यूज को रिप्लेस करके E/m को फाइंड आउट किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ r। स्टूडेंट्स, आप फिगर में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया apparatus देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए विजिबल नहीं है और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ के ऊपर मूव करेंगे वो भी हमारे लिए इनविजिबल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री को विजिबल बनाकर रेडियस r को फाइंड किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है। लो प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन गैस की एक्साइटेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और इस ट्यूब को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब में एंटर होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कल के अलोंग मूव करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि इलेक्ट्रॉन ग्लास ट्यूब में एंटर होते हैं और ग्लास ट्यूब को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, हम पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर होते हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्लास ट्यूब के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हाइड्रोजन गैस के एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हाइड्रोजन गैस के एटम्स डी एक्साइट होते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रेंज की होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ विजिबल हो जाता है, जो कि सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट की फॉर्म में अपीयर होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह हमारे पास सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट है जो कि इलेक्ट्रॉन का विजिबल पाथ है। स्टूडेंट्स, इस रिंग का डायमीटर आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से पहले सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट करवाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गेन्ड एनर्जी को फाइंड करने के लिए रिलेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। V इज इक्वल टू W/Q। यहां से W हमारे पास Q V के इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को E से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास वर्क डन W इज इक्वल टू EV के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5।
दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 में वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी आती है। इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी ई। हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी ई। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से वेलोसिटी v के लिए रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ve डिवाइडेड बाय m, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है e बाई m इज इक्वल टू v ओवर बी आर। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं e बाई m इज इक्वल टू 1 ओवर बी आर मल्टीप्लाई बाय v। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अगर हम वेलोसिटी v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है e बाई m इज इक्वल टू 1 ओवर बी आर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2ve डिवाइडेड बाय m। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास इक्वेशन आती है e स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2ve डिवाइडेड बाय m। स्टूडेंट्स e से e का स्क्वेयर कैंसिल आउट करते हैं, मैथ से मैथ का स्क्वेयर कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है e बाई m इज इक्वल टू 2v ओवर b स्क्वेयर आर स्क्वेयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है e बाई m इज इक्वल टू 2v ओवर b स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 7 की राइट साइड में कैपिटल V अप्लाइड वोल्टेज को, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को और R रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 7 की राइट साइड में अप्लाइड वोल्टेज V, मैग्नेटिक फील्ड B और रेडियस R की वैल्यूज को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो को फाइंड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट चार्ज टू मास रेशो 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 कूलम चार्ज है। प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 कूलम पर किलोग्राम है। स्टूडेंट्स चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है इस वजह से न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो 0 के इक्वल है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ABCDA को नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखा गया है कि प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। चूंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है इस वजह से कॉइल के ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा। इस टॉर्क की वजह से कॉइल x डैश एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी। स्टूडेंट्स फर्ज करें कॉइल में से करंट I मूव कर रहा है। इस करंट I की डायरेक्शन को देखते हैं। करंट कॉइल में राइट साइड से एंटर होता है। D टू A करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर करंट A टू B मूव करता है। B टू C करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस तरह लेफ्ट साइड से करंट कॉइल को लीव करता है। कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। स्टूडेंट्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा से लिखा जा सकता है, where theta is the angle between magnetic field and length of the conductor. स्टूडेंट फर्ज करें कॉइल ABCDA को हम 4 सेगमेंट्स AB
BC, CD और DA में डिवाइड करते हैं। फोर्स ऑन साइड AB, साइड AB में करंट की डायरेक्शन A से B की तरफ है और स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और हम फिगर में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। इस वजह से साइड ए भी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है F इज इक्वल टू ILB साइन 180 डिग्री। स्टूडेंट्स चूंकि साइन 180 डिग्री 0 के इक्वल होता है, इस वजह से साइड AB के ऊपर फोर्स भी 0 के इक्वल आएगी। फोर्स ऑन साइड CD, स्टूडेंट्स CD साइड में करंट की डायरेक्शन C से D की तरफ है और हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और हम फिगर से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। तो इस वजह से साइड CD मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जिसकी वजह से थीटा 0 डिग्री आएगा। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा F इज इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो इस वजह से साइड CD के ऊपर भी फोर्स 0 आएगी। फोर्स ऑन साइड DA, स्टूडेंट्स D टू A करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और लेंथ ऑफ कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और आप फिगर में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। इस वजह से DA मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा और साइड D के ऊपर लगने वाली फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री के इक्वल होगा। चूंकि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो फोर्स F1 हमारे पास ILB के इक्वल आएगी। स्टूडेंट्स इस फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप दाएं हाथ की उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, दाएं हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें जो कि D से A की तरफ डाउनवर्ड है, तो परपेंडिकुलर ऑन द पाम अवे फ्रॉम द पाम साइड DA के ऊपर फोर्स रिप्रेजेंट करेगा जिसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। इस फोर्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्स ऑन साइड BC, BC साइड में करंट की डायरेक्शन B टू C अपवर्ड है और लेंथ ऑफ कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और स्टूडेंट्स आप फिगर से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। इस वजह से ये साइड BC मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। थीटा 90 डिग्री की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं और BC साइड के ऊपर फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास F2 इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो साइड BC के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल टू ILB होगी। स्टूडेंट्स इस फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम दाएं हाथ की उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, दाएं हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें जो कि B टू C अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर ऑन द पाम अवे फ्रॉम द पाम साइड BC के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इन द प्लेन ऑफ पेपर आएगी, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि साइड DA के ऊपर राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स F1 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और साइड BC के ऊपर राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये क्वाइल फोर्स F1 F2 की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x डैश एक्सिस के गिर्द रोटेट कर जाएगी। स्टूडेंट्स अगर हम क्वाइल को टॉप से देखें तो क्वाइल की टॉप साइड CD हमें इस तरह नजर आएगी। सेंट्रल पॉइंट क्वाइल का एक्सिस रोटेशन x डैश हमें इस तरह नजर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नजर आएगा। पॉइंट D के ऊपर लगने वाली फोर्स F1 जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, अगर हम उसको इस तरह लें
पॉइंट सी के ऊपर लगने वाली फोर्स F2 जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में थी, अगर हम उसको इस तरह लें तो ये कॉइल फोर्स F1 F2 की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दो फोर्सेस इस तरह एक्ट करें कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो ये दो फोर्सेस कपल बनाती हैं। इन कपल फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कपल आर्म कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इक्वेशन से देख चुके हैं कि फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और फिगर के मुताबिक इन फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से फोर्स F1 F2 कपल बनाती हैं और कपल फोर्सेस F1 F2 के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल आर्म के इक्वल है, जिसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, चूंकि इन फोर्सेस की वजह से कॉइल रोटेट करती है और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है, तो इस कपल की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल। स्टूडेंट्स, चूंकि टॉर्क हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म के इक्वल होता है, लेकिन इस केस में टॉर्क हमारे पास टा इज इक्वल टू एनी ऑफ द कपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म के इक्वल होगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कपल आर्म को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि विड्थ ऑफ द कॉइल CD के इक्वल है। एनी ऑफ द कपल फोर्स हमारे पास BIL के इक्वल है, जो कि F1 और F2 के इक्वल थी, और कपल आर्म हमारे पास स्मॉल a के इक्वल है। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास टॉर्क आएगा BI इंटू L इंटू A। यहाँ पे कैपिटल L लेंथ ऑफ द कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल a विड्थ ऑफ द कॉइल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एरिया ऑफ द कॉइल के इक्वल है। LA जो कि एरिया ऑफ द कॉइल के इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आएगा BIA। स्टूडेंट्स, ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास उस वक्त आएगी जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद प्लेन ऑफ द कॉइल। स्टूडेंट्स, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा पे हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट A cos अल्फा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और A cos अल्फा उस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जो टॉर्क प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करती है। तो हमारे पास कंडीशन के मुताबिक कपल आर्म A cos अल्फा के इक्वल आएगा। कपल आर्म इज इक्वल टू A cos अल्फा। टा हमारे पास है टा इज इक्वल टू एनी ऑफ द कपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द कपल फोर्स और कपल आर्म की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आएगा टा इज इक्वल टू BIL मल्टीप्लाई बाय A cos अल्फा। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आएगा टा इज इक्वल टू BILA इंटू कॉज अल्फा। इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है टॉ इज इक्वल टू BIL इंटू LA इंटू कॉज अल्फा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल L लेंथ ऑफ द कॉइल को और स्मॉल a विड्थ ऑफ द कॉइल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एरिया ऑफ द कॉइल के इक्वल है। LA की वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, हमारे पास टॉर्क बनेगा टा इज इक्वल टू BIA cos अल्फा। इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। स्टूडेंट्स, यानी अगर कॉइल के ऊपर एक से ज्यादा टर्न्स हों तो हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आएगा टा इज इक्वल टू N BIA cos अल्फा। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू BINA cos अल्फा। स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो हमारे पास अल्फा 0 डिग्री के इक्वल होगा और स्टूडेंट्स, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टा मैक्सिमम इज इक्वल टू BINA cos 0 डिग्री। चूंकि cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आएगा टा मैक्सिमम इज इक्वल टू BINA। केस नंबर 2, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास अल्फा 90 डिग्री के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, इस केस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो टॉर्क के लिए हमारे पास रिलेशन आएगा टा इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉज 90 डिग्री। चूंकि कॉज 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास टॉ 0 के इक्वल आएगा। रिकैप्चुलेशन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेंटीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करे तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। राइट हैंड रूल को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करके क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए रिलेशन डिराइव किया। कपल को डिफाइन किया, कपल आर्म को डिफाइन किया और स्टूडेंट्स लास्ट पे करंट कैरिंग कॉइल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई हो उसमें प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझा और टॉर्क के लिए रिलेशन डिराइव किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 1, व्हाट डज चार्ज टू मास रेशो मीन? क्वेश्चन 2, व्हाट इज चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स? Question 3, how can you use magnetic field to separate isotopes of chemical elements? Question 4, give the dependence of torque on a current carrying coil in the magnetic field. Question 5, how can a current loop be used to determine the presence of magnetic field? Thank you very much.